हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है द ईयर ऑफ डिप्रेशन, यानी कि मैं बात करने जा रहा हूं 1930 के डिप्रेशन के बारे में। इकोनॉमी में ये जो डिप्रेशन आया था 1930 में, ये पूरा हिस्ट्री में इसको काफी ज्यादा याद किया जाता है, इसको कई बार पढ़ा जाता है। जब आप इकोनॉमिक्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, द ग्रेट डिप्रेशन। अब क्या हुआ था द ग्रेट डिप्रेशन में? तो देखिए, पहली बात तो डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन होता है जब इकोनॉमी एकदम प्रोडक्शन करना बंद कर देती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं, आप लोगों ने कोविड देखा होगा। कोविड का टाइम पीरियड आया था, सारी इकोनॉमी ठप हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था। और उसके चलते हुए क्या आप लोगों को देखने को मिला था? बेरोजगारी, गरीबी, खाने की परेशानियां। तो वही कंडीशन होती है डिप्रेशन की। अब ये आया कैसे और क्या सिचुएशंस होती है, तो ये इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन और हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था कि वहां की सोसाइटी कैसी थी और इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही थी। जर्मन इकोनॉमी किस तरीके से डूब रही थी, जिसको बचाया यूएसए ने इंटरवीन करके और एक डेविस प्लान के थ्रू उसको लोन दिया। तो अब क्या होता है देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए हुआ क्या था कि 1924 से लेकर 1928 तक सॉ सम स्टेबिलिटी, यानी कि इस टाइम पीरियड तक एक अच्छी स्टेबिलिटी रही जर्मन इकोनॉमी में। मतलब इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शॉर्ट टर्म लोन मिला हुआ था और इकोनॉमी रन कर रही थी। क्या होता है कि जब किसी भी देश के पास पैसा नहीं होता है तो वो क्या करता है, लोन लेता है। अभी जैसे मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत लोन लेती रहती है हमेशा अपनी कंट्री में पंप करने के लिए, कि कोई भी बिजनेस है बिना पैसे के नहीं चलता है। तो इसीलिए कोई भी इकोनॉमी को चलाने के लिए सरकार हमेशा लोन लेती रहती है, फिर टाइम टू टाइम से रिपे भी करती रहती है। तो इस तरीके से इकोनॉमी जो है, हेल्दी इकोनॉमी रन करती है। तो वही हो रहा था जर्मन में। लेकिन फिर क्या होता है, जर्मन इकोनॉमी वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन लार्जली फ्रॉम यूएस। तो इसके चलते हुए क्या होता है कि अब जर्मनी का तो वैसे भी सारा जो लैंड था, वो जो उनका जो इंटरवीन हुआ था, जो फ्रांस के साथ जो पीस ट्रीटी साइन हुआ था, उसमें उनका सारा लैंड चला गया था, उनके रिसोर्सेज चले गए थे। तो उनका पता था कि इकोनॉमी जिस तरीके से अब चल सकते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी जो हो गई वो किस तरीके से चलेगी, जो पैसा मिल रहा था तो वो यूएसए पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गए थे। अब इसके चलते हुए क्या होता है, सपोर्ट वॉज विड्रॉ, और अचानक से यूएसए मना कर देता है कि अब हम पैसा नहीं दे सकते, हम सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वॉज क्रैश्ड इन 1929। 1928 तक ठीक चला, 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो जाता है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या होता है, बेसिकली वहां का स्टॉक एक्सचेंज। आपको पता होगा कि इकोनॉमी में क्या होता है कि कोई भी अगर स्टॉक एक्सचेंज है वो गिरता है तो उसकी वजह से इकोनॉमी पे भी काफी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि काफी सारी कंपनीज लिस्टेड होती है उस स्टॉक्स में जिसमें पैसा लगता है। अब हमारे देश की इकोनॉमी किन से चल रही है, जिन देश की कंपनियों से तो चल रही है, रिलायंस, टाटा, टीवीएस, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वही तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है ना, सबसे मेजर अर्थव्यवस्था का पार्ट है, मेजर कंट्रीब्यूशन है उनका जीडीपी में। तो अगर वो गिरेंगी कंपनियां, उनके प्राइसेस गिरेंगे, उनके शेयर्स गिरेंगे, तो देश की इकोनॉमी में फर्क पड़ना था। तो वही हुआ, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो गिरा। अब वो गिरा क्यों, क्रैश क्यों हुआ? मतलब क्रैश होने का मतलब होता है बेसिकली जब शेयर्स लोग मार्केट में वापस खरीदने लगते हैं। स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, लोग शेयर्स खरीदते हैं कंपनीज के, तो वो शेयर, कोई भी कंपनी है उसका शेयर खरीद लेते हैं। तो शेयर खरीदने का मतलब होता है आप उसमें कुछ परसेंटेज के उसके पार्टनर बन गए हैं। अब आप उसके शेयर्स अगर स्टॉक मार्केट्स में जब सेल ज्यादा हो रही है, यानी कि आप शेयर्स को खरीद रहे हैं, तो मार्केट अच्छी चलेगी, बूम करेगी, तो प्राइस भी बढ़ेंगे, सेल बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन सडनली जब लोग चीजों को खरीदने लगते हैं वापस, सॉरी बेचने लगते हैं, जब वापस, पहले खरीदेंगे लेकिन जब बेचने लगते हैं अपना वापस पैसा लेने के लिए, तो मार्केट में पैसा नहीं बचेगा, तो क्या होगा, वो क्रैश होगा। अब लोग वापस क्यों बेच रहे थे अपने शेयर्स को? उसका कारण था कि क्योंकि पूरे यूरोप में वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर की वजह से इकोनॉमी जो थी वो काफी डाउन थी। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक डर था कि कहीं आगे चल के पता नहीं शेयर के दाम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जर्मन को देख के और बाकी कंट्रीज को देख के इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी खराब थी। तो लोगों को डर था इस बात का। और इसी के चलते हुए क्या होता है कि ड्यू टू फियरिंग ऑफ फॉल प्राइसेस 13 मिलियन शेयर्स जो एक दिन में लोगों ने बेच दिए। अब 13 मिलियन सोचिए कितना होता है, लोगों ने बेच दिए इतने। जब शेयर्स बिके तो क्या हो गया, वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया, और क्रैश होते ही इकोनॉमी डाउन हो गई यूएसए की। तो ये हिस्ट्री में जाना जाता है कि यूएसए के उस टाइम पीरियड में सबसे बड़ी इकोनॉमिकल क्रैश देखने को मिला था। उसके बाद क्या होता है, जब इकोनॉमी क्रैश हुआ तो ये इसको कम से कम 3 साल तक रहता है ये टाइम पीरियड, यानी 29 से 32 तक डिप्रेशन टाइम पीरियड, और इफेक्ट्स ऑन वर्ल्ड वाइड। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड वाइड पे पड़ा था, क्योंकि यूएसए जो था वो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की तरह उभर कर आ रहा था। ठीक है, उस पर कहीं ना कहीं काफी सारे देश की इकोनॉमी डिपेंडेंट थी।
तो इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे हुआ। अब इकोनॉमी गिरेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगी, सेल्स कम होगी। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, डिप्रेशन का मतलब हुआ जैसे आप लोगों ने कोविड का टाइम पीरियड देखा था 2020 में, कि जब पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से, वर्ल्ड की भी नहीं कहूँगा, अगर मैं अपने देश की ही बात कर लूँ, चलिए इंडिया में सब जगह लॉकडाउन लग गया था, तो प्रोडक्शन, काम धंधा सब लोगों का जब ठप हो जाएगा, डिमांड ही मार्केट में खत्म हो जाएगी, तो फिर बेचेंगे क्या लोग, कोई डिमांड ही नहीं है तो क्या होगा, मार्केट में बेरोजगारी आएगी, गरीबी आएगी। तो इसी का इफेक्ट जो है फिर जर्मनी में देखने को मिलता है, क्योंकि जर्मनी इस पर डिपेंडेंट था। तो जर्मन इकोनॉमी वॉज हिट बाय 1932, प्रोडक्शन वॉज 40% गिर जाती है। उसकी जो इकोनॉमी थी, जो प्रोडक्शन थी, जो चीज़ें बन रहे थे, उत्पाद पैदा हो रहे थे फैक्ट्रीज में, वो सारे बंद हो गए। क्यों? क्योंकि पैसा मिलना बंद हो गया। इकोनॉमी का इफेक्ट डायरेक्टली जर्मनी पर आया, उसी पर डिपेंडेंट था वो। और उसी के चलते हुए क्या होता है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और खाने की दिक्कतें देखने को मिल रही थी। लोगों की हालत बद से बदतर हो गई थी। लोग स्ट्रीट्स पे खड़े थे। बुक में फोटोज में देखना आप लोग कैसे गर्दन लटका के स्ट्रीट्स पे ही खड़े हुए हैं, वहीं सो रहे हैं, नौकरी के इंतजार में, ठंड बहुत है। तो इस तरीके की कंडीशंस वहां पे देखने को मिली। यूथ रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब, इधर क्रिमिनल एक्टिविटी। अब वो बेसिकली क्या है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो एक इंसान जब किसी भी हालत में नौकरी करने के लिए तैयार हो जाए, उसी को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ना कि पैसा उसकी मनमर्जी का ना मिले, उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहते। इंसान हर हालत में नौकरी करने के लिए तैयार हो जाए, उसको पैसा मिले और वो नौकरी करने की कंडीशन में हो, तो उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसी कंडीशन आई वहां पे, और ना होने के चलते हुए क्रिमिनल एक्टिविटीज देखने को मिली। जब इंसान के काम धंधा नहीं होगा तो क्या करेगा, वो चोर लुटेर और ये सारी चीजें करेगा। कोविड के टाइम में भी आपने देखा होगा लोगों का कैसे क्राइम बढ़ गया था, तो सेम वही कंडीशन हुई। और उसके चलते हुए फियर ऑफ प्लोरिटेराइजेशन, ये क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है जो मिडिल क्लास था, जिसके पास पैसा था, नौकरी चलेगी, तो सबके अंदर एक डर, एक फियर बन गया था कि आने वाले समय में अब हमारा क्या होगा। सिमिलरली वो जैसे कोविड में हुआ था लोगों के साथ कि नौकरी चली गई थी, तो लोगों को डर था आने वाले कंडीशंस क्या होंगी, कैसे होगी। वो बात अलग है कि इंडियन इकोनॉमी बाद में उठ गई थी, लेकिन टाइम लगा था, लोग कितने परेशान हुए थे इसके चलते हुए। तो उस तरीके की कंडीशंस देखने को मिली जर्मनी में। तो ये हुआ डिप्रेशन की वजह से। अब इसका क्रिटिसिज्म किसको जाएगा, तो इसका क्रिटिसिज्म जाएगा वहां की सरकार को, जो वहां की सरकार चला रही थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि क्रिटिसिज्म टू विमर रिपब्लिक। विमर रिपब्लिक को दिया गया और उसको बोला गया आर्टिकल 48 जो था, आर्टिकल 48 में था ना, वो जो प्रेसिडेंट जो है सारे सिविल राइट्स और जितने भी थी पावर जो है उनको सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। और उसके साथ चलते हुए क्रिटिसिज्म इसमें बोला गया रूल बाय कोलिशन। अब ये रूल बाय कोलिशन क्या है मैं बताता हूँ। तो रॉन्ग वे ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कोलिशन गवर्नमेंट आप लोगों ने सुना हो, गठबंधन की सरकार होती थी, पर यहाँ पे गठबंधन की सरकार नहीं थी। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली मैं बता देता हूँ इसमें। जैसे मान लीजिए कोई भी सरकार बनती है, अब हमारे इंडिया में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार के काफी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो वो सारी बीजेपी सरकार को मिली क्योंकि मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट थी। लेकिन वहां पे तब क्या रूल था, संविधान कैसा बना था कि सरकारें जितनी जितनी होंगी उसके परसेंटेज के हिसाब से उसको कैबिनेट मिलेगा। तो यही होता है कोलिजन की गवर्नमेंट में, यानी कि जो सरकारें हैं, जितनी जितनी सरकारें हैं, जितनी जितनी हर एक सरकार की रिप्रेजेंटेशन है। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की है, आम आदमी की गवर्नमेंट है पार्लियामेंट में, तो जितना जितना परसेंटेज ऑफ सीट्स हैं उतने ही परसेंटेज ऑफ सीट्स के हिसाब से सबको कैबिनेट्स मिल जाएंगे। यानी कि होम मिनिस्ट्री किसी भी सरकार के पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री दूसरी सरकार पार्टी के पास है, तो इस तरीके से बटी हुई थी। और इस स्ट्रक्चर को वहां की लोगों ने इस सरकार को फेलियर बताया और बताया कि पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम। और उस गवर्नमेंट, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, इसको एकदम फेलियर बता दिया कि ये सरकार बेकार है, ये नहीं चलेगी और यहाँ से डिक्टेटरशिप की शुरुआत होगी। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको डिप्रेशन के बारे में बताया, किस तरीके से वहां के लोगों ने विमर रिपब्लिक यानी कि वहां की सरकार से उनका भरोसा उठ जाता है। तो ये तो था टॉपिक जिसमें बताया ग्रेट डिप्रेशन के बारे में। अब हम लोग अगली वीडियो से अब हम जानेंगे कैसे हिटलर की एंट्री होती है। तो पहले हम हिटलर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे फिर आगे कैसे हिटलर की एंट्री हुई और किस तरीके से हिटलर उभरता है। तो अब आने वाली सीरीज में हम लोग अब हिटलर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।